स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग करेंगे जिसके अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर में डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने ये पूरा सेशन देख लिया तो आप लोगों के लिए पॉलिटी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मेहनत का महोत्सव चल रहा है और मेहनत के महोत्सव के अंदर में आप लोगों की कंटिन्यूअस हर एक दिन टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में टेस्ट हो रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स अच्छे से ये वीडियो देखना है और शाम में जब आपकी टेस्ट होगी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर, इसके ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देनी है ताकि आप लोग अपने आप को जांच सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देयर इज नथिंग इंपॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। तो क्या आप ट्राई करना चाहते हो? कितने बच्चे हैं यहां पर में जो ये ट्राई करने के लिए तैयार है कि सर हम जो है टॉप 100 के अंदर में आने का ट्राई करेंगे? जो है केवल एग्जाम क्लियर नहीं करना है बल्कि न्यूज़पेपर के पहले पन्ने के ऊपर है, पहले 2 कॉलम के अंदर में नाम लेकर आना है, फोटो लेकर आना है, अपने परिवार के नाम के साथ में जो है एक उनको खुशी देनी है। ठीक है, जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। और यहां पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। 2000 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दी है जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन लाइक कर दिया है वो जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी सर लाइक डन। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स इस सेशन को, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ठीक है, और आपके जो कॉलेज की ग्रुप्स है उनके अंदर में भी शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी से हम लोग मोटिवेट होकर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। ठीक है, आप लोगों को अपना स्कोर बताते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं पूछता रहूंगा कितना स्कोर हुआ है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि क्यों मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस जो है फ्रेंड्स हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को जो है फ्रेंड्स क्या हुआ था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई थी। ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन जो पास किया था उसको लागू किया गया था, जिसके अंदर में ये कहा गया कि हर एक इंसान को जन्मजात कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इंसानों के अधिकारों की घोषणा की गई थी इस दिन। इसी वजह से जो है ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ठीक है ये घोषणा की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब हुई थी? जल्दी से लिखिए आप लोग, कौन सा साल था जिस साल ये हुई थी? और इसी वजह से 10 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं बहुत सारी चीजें, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को लेबर, ठीक है, एंड राइट्स, इसके अंदर में आप लोगों को पढ़ाया है मैंने पेड क्लास के अंदर में। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आप लोग बोलोगे तो एक और सेशन मैं उसके अंदर में अरेंज कर दूंगा नॉलेज कैप्सूल में। ठीक है, मुझे बताइएगा जरूर। तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा हमारे संसद के 2 जो है सदन है और राष्ट्रपति भी संसद का जो है वो पार्ट होता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, और राज्यसभा में कितने? अब देखिए फ्रेंड्स, पहले जब था स्थिति 2019 से पहले, ठीक है, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब वो बंद हो गई है प्रथा। अब जो है किसी को भी मनोनीत नहीं करता लोकसभा के अंदर में। एंग्लो इंडियन सदस्यों को 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था, बिना इलेक्शन लड़े उनको भेज देता था लोकसभा में। लेकिन ठीक है वो प्रथा बंद हो गई, अब 0 हो गया। राज्यसभा में पहले से ही प्रथा चली आ रही है कि 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, कला, खेल और समाज सेवा, इन सारे क्षेत्रों से। ठीक है, तो फ्रेंड्स 12 लोगों को राज्यसभा में, लोकसभा में 0। अब तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अब आप लोगों का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है 0 और 12। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। पहले लोकसभा बोला है, इसी वजह से पहले लोकसभा वाला फिर राज्यसभा वाला। ठीक है, क्रमशः बोला है तो इसमें याद रखना होता है आप लोगों ने कि क्या बोला है आपको। ठीक है, तो आपका 47, 41 और बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था। इस समय में क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता था, लेकिन फ्रेंड्स अब जो आंसर है आप लोगों का ये होगा जो मैंने आपको बताया, 0 और 12। कितने लोगों ने आंसर सही लगाया था? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए। ठीक है, अगर आंसर सही लगाया है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। अब यहां पर मैं केवल और केवल राज्यसभा बोला है।
तो यहां पर मैं केवल और केवल राज्यसभा बोला है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 2, 12, 1/3 एक सदस्य, तो 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोगों का बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है। संविधान सभा, आपको पता है फ्रेंड, संविधान सभा का जो इलेक्शन है ये जून और जुलाई जो है, ठीक है, 1946 इसमें हुआ था, और फर्स्ट मीटिंग जो थी, फर्स्ट बैठक, ये इसकी हुई थी दिसंबर 1946 में, ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वयस्क मताधिकार का मतलब जनता ने वोट किया हो, ठीक है, जनता के द्वारा वोट, तो जनता ने वोट नहीं किया था इसमें, जनता के द्वारा जो चुने गए लोग थे उस समय में, जो अलग अलग विधानसभाएं थी, ठीक है, उनके ऊपर में जो है उन लोगों के द्वारा चुना गया था, तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था बोल रहा है, मतलब ये पॉइंट सही है आपका, ठीक है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जैसे आज हमारे देश के अंदर में आप लोग खुद जाकर चुनते हो, ठीक है, अपने आपको आपके विधायक को चुनना है तो आप जाके चुनते हो ना, वोट देते हो आप लोग। संविधान सभा का चुनाव वैसे नहीं हुआ था, संविधान सभा का चुनाव जो है उस समय में जो अलग अलग विधानसभाएं थी उनके सदस्यों ने चुनाव वोट दिया था, ना कि पूरी जनता ने, क्योंकि उस समय उतना समय नहीं था और उतने रिसोर्सेस नहीं थे कि जनता के द्वारा चुनाव करवाया जा सके। यह प्रत्यक्ष मतदान का फल थी। देखिए, प्रत्यक्ष मतदान का मतलब होता है डायरेक्ट, जब वयस्क मताधिकार जनता ने वोट दिया तब उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष मतदान, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग। तो डायरेक्ट वोटिंग तो हुई नहीं थी, ठीक है, इनडायरेक्ट हुई थी, जनता के चुने हुए लोगों ने वोट दिया था, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये बहुदलीय निकाय था, बहुदलीय मतलब अलग अलग जो है दल थे, उसमें कांग्रेस था, मुस्लिम लीग भी थी स्टार्टिंग के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स जो छोटी छोटी पार्टीज थी, ठीक है, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी पार्टी थी, छोटी सी पार्टी, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, तो ये बहुदलीय निकाय था, मतलब अलग अलग पार्टीज थी उसके अंदर में, एक अकेली कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बहुत सारी और भी पार्टीज थी इसमें। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, बिल्कुल, इसके अंदर में कई सारी समितियां बनाई गई थी, कई सारी कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है। तो कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहां पर में देखोगे फ्रेंड्स, जो सही है यहां पर में कथन सही है, 1, 3 और 4 होना चाहिए यहां पर में, 1, 3 और 4 यहां पर में कहीं पे भी दिया हुआ है कि आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो 1, 3 और 4 यहां पर में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आप लोगों से सही वाला पूछा हुआ है, तो सेकंड वाला गलत है, तो जहां जहां पर में सेकंड दिया है पहले तो उसको काट दो, ठीक है। उसके बाद में 1, 3 और 4 नहीं दिया है, तो ऊपर में से कोई नहीं यहां पर में इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कोई भी नहीं, क्योंकि यहां पर में जो ऑप्शन है आप लोगों का वो दिया ही नहीं है, जो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, आप समझ गए, जो ऑप्शन होना चाहिए था वो ऑप्शन यहां पर में नहीं दिया है, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1, 3 और 4, ओके, क्योंकि यहां ऑप्शन के अंदर में नहीं दिया है वो चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, कितने बार चुना जा सकता है, बताएंगे जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग। भारत का राष्ट्रपति कितने बार जो है चुनाव लड़ सकता है, तो देखिए अगर कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, और उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, अगर वो कार्यकाल खत्म हो जाए तो वो वापस से चुनाव लड़ सकता है, कितने भी बार। तो फ्रेंड्स 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कितने भी बार, अनलिमिटेड टाइम जो है वो लड़ सकता है, जितने बार अगर उसकी उम्र बची हुई है तो वो लड़ सकता है, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव यहां पर ऑप्शन आपका होगा। ये ध्यान, ये कितने लोगों ने आंसर लगाया यहां पर जल्दी से बताइए यहां पर आप लोग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताइए कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था यहां पर में, ठीक है, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करेंगे आप सभी के सभी, ओके। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, ठीक है, तो कई बार होता है, ठीक है, कोई सीमा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कोई, ठीक है, सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसके ऊपर में, कितने भी बार लड़ सकता है, अनलिमिटेड टाइम लड़ सकता है। तो आंसर यहां पर में अनलिमिटेड टाइम दिया नहीं है, इसी वजह से आंसर इसका उपरयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा। कई सारे लोग उपरयुक्त में से एक से अधिक लगा देंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं,
उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर डायरेक्ट होना चाहिए कि कोई सीमा नहीं है, ऐसा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ई इज द करेक्ट आंसर, अनलिमिटेड होना चाहिए था, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। नाउ भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव लड़ सकता है? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपका टीआरई 1 के अंदर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2023 के अंदर में, और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स 67वीं बीपीएससी में 2022 के अंदर में एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर में आंसर्स करते रहने हैं, स्पीड में आंसर करिए, आप लोगों का ये बोनस क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना है। बताइए, आंसर करिए जल्दी जल्दी से। तो भारत का राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कितनी भी बार, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम जो है वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, आज तक ऐसा कौन से राष्ट्रपति है जो एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, जल्दी से ये भी बात आप कमेंट करके बता देंगे। नाउ तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं मिनिमम एज जो है राष्ट्रपति की 35 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है, तो मतलब जितने साल जिंदा है, ठीक है, वो जी रहा है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कोई भी हाउस का, पार्लियामेंट में, ना तो लोकसभा का, ना तो राज्यसभा का, ना ही किसी विधानसभा का, कहीं का भी सदस्य नहीं होना चाहिए चुनाव लड़ते समय। अगर है तो पहले इस्तीफा दो, फिर चुनाव लड़ो। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज कंपलसरी है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो उसके पास होनी चाहिए। अगर कल जाके लोकसभा के चुनाव के लिए ये शर्त लगा दी जाए कि 10वीं पास होना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली वो शर्त किस पे लग जाएंगी? राष्ट्रपति के लिए भी लग जाएगी। लोकसभा का सदस्य नहीं होना है उसने, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो शर्तें चाहिए वो शर्त उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, कल जाके लोकसभा के सदस्य बनने के लिए ये शर्त लग गई कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो शर्त जो है वो राष्ट्रपति के पास में भी लग जाएंगी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये शर्त लग गई कि आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो शर्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी लग जाएंगी। ठीक है, और ये जो 2 शर्तें मैंने लास्ट में आपको बताई ना, ये पंचायत के अंदर में ऐसे 2 राज्य है जहां पर मैं पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए ये 2 शर्तें हैं। मैं अभी आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, आखिरी तक देखिए आप लोग। ठीक है, 2 राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर में जहां पर मैं पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लगता है। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो चाहिए होती है वो होना चाहिए उसके पास में, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। 5 साल का कार्यकाल होता है। कब से स्टार्ट होता है? पहले दिन से, जब से वो पहले दिन अपनी शपथ लेगा, पहले दिन ऑफिस के अंदर में जाएगा, तब से उसका 5 साल स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इनमें से कौन है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? 5 में से 5 कितने लोगों के आए? 5 में से 4, 5 में से 3, जल्दी बताएंगे आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति किन किन लोगों को शपथ दिलाते हैं या अपॉइंटमेंट करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। हाईकोर्ट के जो जजेस है इनकी नियुक्ति करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं राज्य के, उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर जो राज्यपाल होता है वो करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के। हाँ, भारत के निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो नियुक्तियां है वो वहां का राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सी नहीं होगा, लेकिन यहां पर मैं पहले 2 तो हो गए ना। ठीक है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है बोला है ना, तो इसी वजह से डी होगा। अगर नहीं करता बोला होता तो सी आंसर होता, तो आंसर डी है इसका। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ओके, इवन जो है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि लेकिन सर, वाराणसी वाले लोग ये सोच सकते हैं, कोई है यहाँ पर में वाराणसी से, ठीक है, या कोई उनके नाना ताया चाचा कोई रहते हो वाराणसी में, तो हाँ, वो लोग बोल सकते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि यार वाराणसी हम लोगों ने चुना है, लेकिन फ्रेंड्स आपने एक सांसद को चुना है। वाराणसी से अगर कोई है या आपका कोई भी रिश्तेदार वहां पर में रहता है, तो वाराणसी के जो लोग हैं जहां से हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी फिलहाल में जो है वो चुनकर जाते हैं, वो सांसद बनते हैं, लोकसभा के सदस्य बन के चुनकर जाते हैं। केवल साधारण जैसे बाकी के लोग हैं वैसे ही वो सांसद बन के जाते हैं। उनमें से किसी एक को, जितने सांसद चुने गए उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट करते हैं। तो प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ने की है। वाराणसी के लोगों ने केवल और केवल अपना एमपी चुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की काउंसिल एडवाइस पर राष्ट्रपति गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। जो भारत का जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की, अटॉर्नी जनरल की, सीएजी की, ये सारे नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड। जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया वो लोग एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7वें नंबर का, आप बताइए कि कौन सी चीज हमने कहां से ली है। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर में देखोगे फ्रेंड्स कि हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट, रूल ऑफ लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड लॉ, मैंने ये सारा का सारा आपको पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया है, एक एक चीज, और डिफरेंट जो है फ्रेंड्स आपको एग्जांपल्स देकर क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाया है, बार बार रिवीजन करके आपको पढ़ाया है मैंने। ठीक है, जो बच्चा पेड क्लास के अंदर में बढ़िया तरीके से रिवीजन करेगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज ये आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है आपको बार बार मैंने बताया है कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कॉन्करेंट लिस्ट का या समवर्ती सूची का मतलब होता है एक ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, तो एक ही जोड़ी जो है फ्रेंड्स ये 4 के साथ लगनी है, एक ही जोड़ी 4 के साथ में, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही बचा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है फ्रेंड्स की मतलब कानून का शासन होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन रहेगा। ठीक है, तो बी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगने वाली है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, डीपीएसपी, तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगी हुई है। अब देखिए ये है प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मैंने आपको ना इसका पूरा एग्जांपल के साथ में पढ़ाया था पेड क्लास में, फिर से बता देता हूं एक एग्जांपल। प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि अगर कोई भी प्रक्रिया आपको अपनानी है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने मन मर्जी से जो है आपने कोई प्रक्रिया बना दी, मतलब अगर कोई आपको प्रोसेस एस्टेब्लिश करनी है भारत के अंदर में तो उसके लिए कानून होना चाहिए। तो हमेशा कोई भी प्रोसेस आप बना रहे हो भारत के अंदर में उसका कानून होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता, यह है रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। जापान के संविधान से जो हमने लिया है उसका मतलब होता है कि कोई भी अगर आपको प्रोसेस बनानी है, न्यू प्रोसेस, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। हमेशा कोई भी प्रोसेस एस्टेब्लिश करने के लिए कानून होना चाहिए, तो कानून के द्वारा जो है वो प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। ये आपका जापान से हमने लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो आप लोग, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, जापान से हम लोगों ने लिया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि कहां से क्या 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 चीजें ली है, और पूरा बाइलिंगुअल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्लास के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोगों को इस तरीके से टीचिंग परीक्षा के कम्युनिटी में भी हमने डाला हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, टीचिंग परीक्षा चैनल को बेल आइकन दबा देगा, ताकि आप लोगों को सारे के सारे अपडेट जो है वो मिलते रहे। नाउ विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द इंडियन इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बताइए जल्दी से, भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग से, भारतीय निर्वाचन आयोग से, ठीक है, कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के अंदर में एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1900, ठीक है, 50 में, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। आर्टिकल जो है इसका है 324। इसमें बोला गया है कि भारत के अंदर में एक चुनाव आयोग होगा जो लोकसभा का चुनाव कराएगा, राज्यसभा का चुनाव कराएगा, विधानसभा का चुनाव कराएगा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। तो ये जिम्मेदारियां किसकी है, ठीक है, इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है उसकी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, और जो राज्य के अंदर में जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं, पंचायत के, म्युनिसिपैलिटी के, वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। दोनों में ये डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 324 है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग में निहित होगा। कौन सा आर्टिकल है, देखिए टीआरई 2 का क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भारत के अंदर में कोई भी चुनाव जो हो रहे हैं उसका डायरेक्शन देने का अधिकार, ठीक है, उसके जो है उसके ऊपर में निगरानी रखने का अधिकार, उसको कंट्रोल करने का अधिकार जो है वो किसके पास रहेगा, एक इलेक्शन कमीशन नामक संस्था होगी उसके पास में होगा। ठीक है, जल्दी बताइए। तो एक इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था होगी और उसके पास में ये सारे अधिकार होंगे। ये बात आर्टिकल नंबर 324 में कही गई है। आपको एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने यहां पर में करवा दिया है। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार, जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सही आंसर लगाया था यहां पर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग जो है फ्रेंड 3000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में है। जल्दी जल्दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करता रहे, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाते रहे। नाउ बिल विच एक्सक्लूसिवली कंटेन प्रोविजन फॉर इंपोजिशन एंड एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस। देखिए अगर कोई बिल है, कोई कानून लाया गया जिसके अंदर में टैक्स की बात की जा रही है, टैक्स लगाना है, ठीक है, या टैक्स हटाना है, तो फ्रेंड्स अगर वो टैक्स की बात कहीं पे भी की जा रही है, छोटा सा भी अगर टैक्स की बात आ गई उसके अंदर में कि टैक्स लगाना है या हटाना है,
तो वो टैक्स वाली अगर चीज आ गई उसके अंदर में, तो टैक्स वाले बिल को मनी बिल के रूप में माना जाता है। ठीक है, उसको धन विधेयक बोला जाता है आर्टिकल नंबर 110 के तहत। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, मनी बिल। और मनी बिल, अगर कोई बिल मनी बिल कहला दिया गया, उसको बोल दिया गया कि ये मनी बिल है, और मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, ओके, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर के पास में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता रहा हूं मैं। लोकसभा का स्पीकर ये सर्टिफिकेट देता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। अगर उसके अंदर में टैक्स से रिलेटेड कोई बात की गई है तो उसको मनी बिल माना जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन अगर उसमें टैक्स के रिलेटेड और भी कुछ और भी चीजें डाल दी गई, ठीक है, तो फिर वो मनी बिल नहीं रह जाता, वो फाइनेंस बिल बन जाता है। उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो धन विधेयक जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें टैक्स लगाना या घटाना, इसके बारे में बात होती है। और इसके अंदर में क्या होता है, लोकसभा के पास में ज्यादा पावर हो जाते हैं। ठीक है, इसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के पास में केवल और केवल 14 दिन का समय होता है। ठीक है, 14 दिन के अंदर में वो केवल सलाह दे सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते, सलाह दे सकते हैं। तो 14 दिन तक केवल राज्यसभा उसको रोक सकती है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है और राज्यसभा के पास में केवल 14 दिन रोकने का पावर है उसको। ठीक है, और वो भी केवल सलाह दे सकती है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 10 में से कितने लोगों के कितने सही हुए जल्दी बताएंगे आप लोग। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अगर आप लोग चाहते हो कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में करा दूं, तो हर एक बच्चा यहां पर में देखिए, ये एक मौका है आप लोगों के पास में। ये मौका कभी कभी आता है जब इस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, आपको रिवीजन करवाई जा रही है हर एक अलग अलग एग्जाम की। तो मैं चाहूंगा हर एक बच्चा पूरा सेशन लाइव देखे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहे, तभी जाकर जो है फ्रेंड्स मजा आएगा आप लोगों को सारे क्वेश्चन करवाने में। तो हर एक बच्चा जल्दी से यहां पर में एक ले लीजिए, एक प्रतिज्ञा कि आप लोग पूरा का पूरा सेशन देखकर जहां भी सेशन को शेयर कर सकते शेयर करते रहेंगे, सेशन को लाइक करते रहेंगे। आप हर कोई बच्चा कमेंट भी करते रहना। ये मौका बार बार नहीं आएगा आप लोगों के पास में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो सभा थी, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक प्रांत में जो सदस्य थे, ठीक है, उनको किस आधार पर कितने जनसंख्या के अनुपात पे चुना गया था। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ओरिजिनली जो संविधान सभा बनी थी उसमें 389 सदस्य थे। बाद में बंटवारे के बाद में केवल 299 रह गए हमारे भारत में। ठीक है, संविधान सभा में। तो हर जो है, मैं आपको बता दूं 10 लाख, ठीक है, हर 10 लाख जो जनसंख्या थी उनके ऊपर में एक सदस्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो हर एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था? ठीक है, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऐसा मतलब उन्होंने पूरा प्लान जो था वो बनाया था कि इतने कितने लोग होने चाहिए। तो मतलब उस समय में अविभाजित भारत जो था उसमें करीब करीब जो है फ्रेंड्स 38 करोड़ के करीब जनसंख्या थी। ठीक है, ये हम मोटा मोटी मान सकते हैं यहां पर में हमारे भारत के अंदर में। ओके, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना था फ्रेंड्स। ओके, चलिए, तो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था हर एक व्यक्ति। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो लोकसभा के जो संविधान सभा के अंदर में था। ओके, तो आप लोगों को बता दूं कि संविधान सभा जो है वो किसके रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। यहां पर में क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना जो थी 1946 में भारत आई थी, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे भारत में संविधान सभा बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जब चुनाव हुए थे तो 208 सदस्य कांग्रेस के थे। ठीक है, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, छोटी मोटी जो पार्टीज थी उनके 8 सदस्य थे, और इंडिपेंडेंट मतलब जो बिना किसी पार्टी के चुनाव के इंडिपेंडेंट रूप से चुनकर आए थे वो 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। तो ये हो गए आप लोगों के टोटल ऐसे लोग जो के चुनकर आए हैं। ठीक है, तो 292 जो सदस्य थे वो चुनकर आए थे। 4 सदस्य जो है वो मनोनीत किए गए थे जो ब्रिटिश कमिश्नर्स थे उनके द्वारा। ठीक है, और 93, ठीक है, जो सदस्य थे ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये गए थे किसके द्वारा चुनकर? ये गए थे जो राजे रजवाड़े थे उस समय में, उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली मनोनीत किए गए थे, वहां चुनाव नहीं हुए थे। अलग अलग जो भारत में 565 रियासतें थी उनके ग्रुप बना दिए गए थे और बोला गया था कि हर एक ग्रुप मिलकर किसी एक को नॉमिनेट करो। तो ऐसे 93 लोगों को नॉमिनेट किया गया था। तो इस तरीके से अविभाजित भारत में 389 मेंबर्स थे, लेकिन विभाजन के बाद में केवल 299 बच गए। नाउ संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? अगर भारत में संविधान संशोधन करना है तो उसका प्रावधान कहां पर में दिया गया है? चलिए फ्रेंड्स, 3000 लाइक से केवल 29 लाइक्स हम लोग दूर है यहां पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स 29 लाइक्स हम लोग दूर है। जितने भी बच्चे यहां पर में बचे हुए जल्दी से सेशन को लाइक करके हाथ ऊपर कर देंगे कि जी सर लाइक डन। ठीक है,
तो संवैधानिक प्रावधान ये आपको बताना है कि जिसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है, और ये प्रावधान आप लोगों का भाग नंबर 20 में है। ठीक है, भाग नंबर 20 में। ओके, भारत के संविधान के भाग नंबर 20 के अंदर में आपको बोला गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 368। तो कितना हमारा संविधान देखिए कितना अच्छा है। हमारे संविधान ने खुद कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे भारत के आने वाली जो सरकारें हैं जरूरत के हिसाब से समय समय पर संशोधन कर सकती है। तो भाग नंबर 20 में, ठीक है, मतलब भाग बेसिकली चैप्टर से अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया, उसमें आर्टिकल नंबर 368 है, जिसके अंदर में यह कहा गया है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब तक जो है फ्रेंड्स 108 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है हमारे भारत के अंदर में। ठीक है, 108 बार। और 108वां संविधान संशोधन जो था वो था महिलाओं को, ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने का। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ संघीय सूची के अंतर्गत शामिल कौन सा है? संघीय सूची देखिए हमारे भारत के अंदर में जो है ना 3 प्रकार की सूची बनाई गई है। एक संघीय सूची है जिसको केंद्रीय सूची भी कहा जाता है। ठीक है, संघीय। एक राज्य की सूची है जिसमें राज्य के काम है, और एक है संवर्ती। संवर्ती का मतलब होता है फ्रेंड्स के ऐसे काम, ठीक है, जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। संघ या केंद्र जो है वो कौन कौन से काम कर सकते हैं? ठीक है, जैसे आपको बता दूं डिफेंस, अगर भारत को डिफेंस करना है तो वो केंद्र का काम है। रेलवे जो है फ्रेंड्स अगर बात करूं तो रेलवे पर पूरा अधिकार संघ का है, केंद्र का है। करेंसी, कोई कौन सी मुद्रा चलेगी भारत में, ठीक है, ये काम जो है वो केंद्र सरकार का है। वही अगर मैं बात करूं पुलिस की, तो पुलिस जो है वो राज्य सरकार की सूची के अंदर में आती है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से, खेती, एग्रीकल्चर राज्य सरकार की सूची में आती है पुलिस। ठीक है, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था। उसके बाद में एग्रीकल्चर, ये राज्य की सूची में आता है। डिफेंस, रेलवे, करेंसी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, जैसे डाक विभाग हो जाए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके अंदर में आता है? कम्युनिकेशन जो है फ्रेंड्स ये संघ सूची में आता है। तो रक्षा और संचार ये केंद्र सरकार की सूची में आते हैं। तो केंद्र सरकार की सूची में एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कृषि जो है फ्रेंड्स ये स्टेट की लिस्ट में आता है, स्टेट में। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी जो है अगर आप बोलोगे तो पूरा का पूरा, ठीक है, कि कौन कौन सी लिस्ट में क्या क्या आते हैं, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी देखा हुआ है। संघ सूची के अंदर में 100 जो है विषय आते हैं टोटल। ओके, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर में, पड़ोसी देशों के साथ में जो है फॉरेन रिलेशंस किसके साथ में कैसे रखने हैं, ठीक है, वो सारा का सारा भी आप लोगों का इसमें ही आता है संघ सूची के अंदर में। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? मतलब वो बाद में जाकर 1949 के अंदर में जाकर भारत के अंदर में सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मणिपुर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो है ना भारत में, ठीक है, भारत के अंदर में अक्टूबर 1949 के अंदर में आधिकारिक रूप से, मतलब उन्होंने ये तो बोल दिया था कि हम जो है वो विलय करेंगे भारत के अंदर में, ठीक है, लेकिन वहां पर में जो है फ्रेंड्स चुनाव करवा लिया गया। ठीक है, राजतंत्र कायम हो गया वहां पर में। लेकिन धीरे से क्या हुआ बाद में अक्टूबर 1949 के अंदर में, ठीक है, आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से जो है भारत के अंदर में शामिल हो गया मणिपुर। तो मणिपुर जो है वो अंदर बाहर होता रहा भारत में। पहले वो आजादी के कुछ दिन पहले भारत के अंदर में शामिल होने की घोषणा कर दी वहां पर में उनके जो राजा थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने फिर जो है उन्होंने जनता के दबाव में वहां पर में चुनाव करवा दिया। वहां पर में उन्होंने संवैधानिक मोनार्की, राजतंत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, खुद को राजा घोषित करते हुए, और बोला कि हमारे यहाँ चुनाव होंगे, हमारा अलग से व्यवस्था रहेंगी। फिर बाद में जो है फ्रेंड्स उन्होंने और दबाव जब उन पर पड़ा भारत सरकार की तरफ से, तो उन्होंने आधिकारिक रूप से, ठीक है, अक्टूबर 1949 में फाइनली भारत के अंदर में मिलने का निर्णय ले लिया और आधिकारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से भारत के अंदर में मिल गए। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि मणिपुर जो है फ्रेंड्स ये अक्टूबर 1949 के अंदर में भारत में मिला था। ठीक है, अक्टूबर 1949 में औपचारिक रूप से भारतीय संघ के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहां पर मैं ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, कृषि एवं पशुपालन। देखिए ग्राम पंचायत का गठन अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 40 के अंदर में ये बात कही गई थी। ठीक है, तो एक ही जोड़ी जो है फ्रेंड्स ये 5 के साथ लगनी चाहिए। ओके, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, तो आप देख लीजिए ग्राम पंचायत का एक ही जोड़ी 5 के साथ में कहा लगी है, तो ये ऑटोमेटिकली ये चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है,
अब ये बच जाता है आपका ई वाला भी, ठीक है, क्योंकि ऊपर में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन हो सकता है ना। समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो बी की जोड़ी जो है वो आपकी लगेंगी, बी की जोड़ी 1 के साथ में लगनी चाहिए, बी की जोड़ी 1 के साथ में। समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी की जोड़ी 1 के साथ में, तो यहां तो बी की जोड़ी 1 के साथ में लगी ही नहीं है, तो आंसर तो ये भी नहीं हो सकता, फिर ए भी नहीं हो सकता, ए बी सी डी नहीं हो सकता, तो आंसर ई के अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, कितने लोगों का सही हुआ ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए कितने लोगों ने सही किया है, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। ई आंसर लगाया है कितने लोगों ने, या समझ में आ गया आप लोगों को कैसे एलिमिनेट करना था। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण 50-50 पावर बांट दिए, तो सी की जोड़ी 3 के साथ लगनी चाहिए। ओके, अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और विकास, ये आप लोगों का कहां पर में दिया गया है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 51 के अंदर में दिया गया है। ओके, और कृषि और पशुपालन की 4 जो है बीज डालोगे तो 8 बीज हो जाएंगे, 4 बकरे बकरियां पालोगे तो 8 बकरे बकरियां हो जाएंगे, ठीक है, तो 48 में। ओके, तो ये याद रखने के लिए आप लोगों को आसान था, मैंने पांचों के पांचों आर्टिकल्स आपको बता दिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? प्राइवेसी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके जो है मान लीजिए कि आपके जो भी आपके अभी व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, ठीक है, ये हिस्ट्री आपके घर वालों के सामने खोल दे या फिर सार्वजनिक कर दे पूरा? नहीं ना। तो फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा केस था जिसके अंदर में कहा था कि प्राइवेसी जो है वो मौलिक अधिकार है आप लोगों को, आर्टिकल नंबर 21 के तहत, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम प्राइवेसी की भी जरूरत है सनम, ठीक है, प्राइवेसी नहीं रहेंगी तो फिर आप, मेरे को नहीं लगता आप जिंदा रह पाओगे, ठीक है। पता चले कि आपकी शादी हुई हुई है, ठीक है, आपके ऑफिस के ग्रुप के अंदर में बस किसी से आप बात भी कर रहे हो तो आपकी वाइफ ने आपका कत्ल कर दिया, ठीक है, और अगले दिन अखबार में खबर आ रही है कि एक वाइफ ने, ठीक है, अपने पति का किया कत्ल, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में उसने अपनी सहकर्मी को केवल भेजा था हाय, ठीक है, सचिन देखकर, ठीक है, आराम से, नहीं तो तुम्हारी तरफ से व्हाट्सएप बहुत सारे जाते इधर उधर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है? तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं याद रखना है कि जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी केस के अंदर में यह बात कही गई थी, के एस पुट्टा स्वामी केस के अंदर में। ओके, के एस पुट्टा स्वामी केस के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वैसे आजकल आप लोगों को लग नहीं रहा कि यार अब 2 चॉइस रह गई है लड़कों के पास में, कितने लड़के हैं यहां पर में, ठीक है, 2 चॉइस रह गई है आप लोगों के पास में, मतलब आपको चुनना है कि आपको, मतलब मेघालय जाकर आप मरना चाहते हो या आप जो है अपने घर की नीली टंकी के अंदर में आपको जो है वो सीमेंट डाल के आपको भर दिया जाए। क्योंकि जब लव मैरिज हुई तो उस लड़की ने उसको टंकी में डाल के सीमेंट भर दिया उसके अंदर में, ठीक है, टंकी में डाल दिया, और जब अरेंज मैरिज हुई तो मेघालय जाकर मार दिया। तो बीच का रास्ता बचता क्या है, मतलब ये चुनना है कि कहां मरना कहां पर में करके बेसिकली, ठीक है, कहां जाके मरेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल में मतलब चुन नहीं पा रहे कि मतलब कहां पर में जाना मरना है। तो मैं कभी कभी सोचते कि यार मेघालय जाकर मरे क्या, वहां पर में चलो कम से कम एक बार वादियां देखकर मरेंगे। फिर लोग सोचते कि यार इतना दूर जाकर कौन मरेगा, ठीक है, पास में ही मर जाए तो अच्छा है, तो कम से कम घर के पास में ही रहेंगे। तो मतलब वो डिसाइड करने का बचा हुआ है अभी बहुत सारे लड़कों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में। हाउ मच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक नया राज्य बनाना है, मान लीजिए कि बिहार को तोड़कर 2 राज्य बनाने हैं, ठीक है, या बिहार को 4 टुकड़ों में बांटना है फॉर एग्जाम्पल, तो कितने जो है मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी? भाई कुछ भी नहीं है, साधारण बहुमत चाहिए होता है, ऑर्डिनरी बहुमत, ऑर्डिनरी जो है यहाँ पर में मेजोरिटी चाहिए होती है, ऑर्डिनरी बहुमत से जो है ये यहाँ पर में काम बन जाता है। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर में ये बात की गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि भाई अगर मान लीजिए कि संसद ऑर्डिनरी जो है बहुमत के जरिए या साधारण बहुमत के जरिए भी अगर एक विधेयक पास कर देती है कि कोई राज्य को उसकी सीमा चेंज की जाए या उसका नाम बदल दिया जाए या उसको और राज्यों में बांट दिया जाए, तो सिंपल सा आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जा सकता है, साधारण बहुमत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में। हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज मैनिफेस्टो ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया? भारत के अंदर में जो है ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है,
मतलब एक बड़ी बात है, ठीक है। इन्होंने ही नोवल फीचर भी कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्होंने नोवल फीचर भी कहा था, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नोवल फीचर, नया नवाचार, नोवल फीचर कि एक नई चीज हमने डाली है। वैसे हमने आयरलैंड से लिया था, लेकिन इसके अंदर का जो कंसेप्ट है वो कंटेंट हमारा है भारत का। तो मैनिफेस्टो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये कहा था डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं फ्रेंड, तो ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक में दिए गए हैं। पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, पार्ट नंबर 4, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और कौन से देश से हमने उधार लिया है? आयरलैंड के देश से हम लोगों ने इस कंसेप्ट को उधार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता रहे भारत में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? मतलब इंटर स्टेट काउंसिल जो है अगर स्थापित करना है तो ये शक्ति किसके पास में दी गई है? ओके, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद का मतलब होता है इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब होता है कि एक ऐसी काउंसिल जो भारत के राज्यों में से कुछ राज्यों को लेकर, ठीक है, उनके बीच में काउंसिल्स बना दी जाए ताकि वो आपस में अपने मुद्दों को सुलझा सके, कैसे एक साथ डेवलप करना है वो सारी चीजें जो है डिसाइड कर सके। तो अगर मान लीजिए कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाना है तो इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 263 में दिया गया है। तो इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है ये आप लोग लिखोगे कमेंट में, जल्दी से लिखो पहले, जल्दी से। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, 263 है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल 263 आप लोगों ने लिख दिया है। इसको बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का अधिकार ये दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के जो है सिफारिश पर, राष्ट्रपति के बोलने पर ये लगेगा। लेकिन ये याद रखना है आप लोगों ने कि इसको बनाने का जो अधिकार है, ठीक है, वो किसके पास में दिया गया है? ठीक है, इसको बनाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास में, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ये करेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बनाएगा कौन? राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो ये 2 पॉइंट है जो आप लोग याद रख लीजिए अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। असत्य मेल को चुनना है आप लोगों ने, कौन सा वाला असत्य है, ठीक है। बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड नहीं है भाई, समान नागरिक कोड नहीं है। तो 4 बीज 8 बीज, 4 बकरे बकरी 8 बकरे बकरी, समान नागरिक संहिता तो 44 है आपका। तो ये आंसर ये गलत है, ठीक है। आपसे गलत वाला पूछा है ना, ठीक है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल नहीं। 50-50 का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका बीच में पावर का बंटवारा कर देना, ये भी गलत है। अनुच्छेद 49 जो है ग्राम पंचायत का गठन नहीं, ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार नहीं, वो तो ग्राम पंचायत का है, ठीक है, ये भी गलत है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल नंबर 5। भाई यहां तो मतलब कितने सारे हैं जो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर में? उपर्युक्त में से एक से अधिक, गलत ही गलत दिया है यहां पर में, ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो यहां पर में एक पॉइंट है, एक चीज है। अब यहां पर में आप लोग ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन यहां पर में इस प्रकार का दिया हुआ है, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। जब ये क्वेश्चन ये यहां पर में पॉइंट आ जाता है, ठीक है, यहां पर में डी के अंदर में आप देखिए उपर्युक्त सभी दिया हुआ है, एक से अधिक तो है ही यहां पर में, लेकिन उपर्युक्त सभी यहां पर में ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो आप लोगों ने पहला प्रेफरेंस, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग, पहला प्रेफरेंस आपने ये देना है, क्योंकि सारे के सारे सही है, सारे के सारे गलत है। और आपसे जो है बोला है कि असत्य मेल को चुने और सारे के सारे गलत है, तो आपका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं बल्कि उपर्युक्त सभी आपका आंसर होगा। ये समझ में आया क्या? क्यों है? क्योंकि यहां 4 में पहले ही बोल दिया कि सारे के सारे गलत है, ठीक है। तो आपका पहला प्रेफरेंस ये देना है आप लोगों ने, ओके, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? ठीक है, एनटीपीसी टीयर 1 के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, बिहार पुलिस के एग्जाम के अंदर में भी आया है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो है फ्रेंड्स, ये यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव जो है एचडी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जो है फ्रेंड्स ये कहीं के भी सीएम नहीं रहे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं, ठीक है। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटका के रह चुके हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, किसी भी जो है राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ओके। इसको आपको समझना है ना, आप ऐसे समझिए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है।
जल्दी बताइए, क्या वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले, हाँ या ना? जल्दी बताओ, अगर थे तो कौन से राज्य के थे, ये कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। अगर आपने ये आंसर कर दिया मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो चंद्रशेखर जो है 8वें प्रधानमंत्री थे जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। एक और व्यक्ति है फ्रेंड जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। बेसिकली दो ऐसे और व्यक्ति है जो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 3 हो जाते हैं, ठीक है, 4 भी हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की जवाहरलाल नेहरू किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ठीक है। तीसरा, इंदिरा गांधी कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रही, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है एक है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। वही अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये मुख्यमंत्री अभी भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं, गुजरात के, ठीक है, गुजरात के सीएम रह चुके हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन था आप लोगों का। ओके, तो ये चंद्रशेखर जो है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, ये भी किसी भी इनके अलावा, ठीक है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति मैंने आपको बताया कि जो भारत में अलग अलग राज्यों के गवर्नर है, इनकी नियुक्ति जो है राज्य राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इंडिया के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति नहीं की जाती प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति नहीं होती, बेसिकली इनका चुनाव होता है, ठीक है, इनका चुनाव होता है, चुनाव। और चुनाव कौन करती है? संसद। संसद में भी कौन? संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे कोई भी हो, सारे के सारे सभी सदस्य मिलकर करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है इनकी नियुक्ति करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, इनका चुनाव करते हैं बेसिकली। तो आपसे पूछा गया कि कौन किसको अपॉइंट नहीं करते, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता, ओके, जैसे बोलने की स्वतंत्रता वैसे चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। तो बताइए, तो चुप रहने की स्वतंत्रता है फ्रेंड्स भारत के संविधान के अंदर में आपको, ठीक है, दी गई है। और ये फंडामेंटल राइट है आपका। मान लीजिए कि आपको जो है कल जाके पुलिस उठाकर लेकर चले जाए, ठीक है, कि भाई आप लोग जो है इतना बढ़िया सेशन देख रहे थे, इतने सारे क्वेश्चन करा रहे थे और आप लोगों ने इसको शेयर नहीं किया, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया, और आप लोगों को जो है वो उठाकर लेकर चले जाए पुलिस, ठीक है, दो हाथ इधर से पकड़े पुलिस वालों ने, 2 पैर नीचे से पकड़े, उठा के लेके चले जाए आप लोगों को, ठीक है, और बोले कि बताओ कि किसके दबाव में तुमने जो है वो शेयर नहीं किया था, किसके दबाव में तुमने लाइक नहीं किया सेशन को। तो फ्रेंड्स आप जो है अपने खिलाफ कि नहीं, क्यों नहीं किया, तो आप वहां पर में चुप रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है यार आपने गलत की, लेकिन आप बताना नहीं चाहते, आप चुप रहना चाहते हो। तो चुप रहने की स्वतंत्रता आपको फंडामेंटल राइट है आपका कि चुप रह करके ना बताए, ठीक है। तो चुप किसी भी केस में अगर मान लीजिए, ओके, अगर आपको एक चीज ऑन अ सीरियस नोट, एक चीज बता दो आपको कि आप लोगों को आपके खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। कल जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई यहां पर में ममता कुमारी जी जो है उनको उठाकर लेकर चले गए और बोले कि बोलो कि तुमने गांधी जी की हत्या की थी करके, ठीक है, और ममता कुमारी जो है वो डर के मारे बोल दे हाँ हाँ मैंने की थी गांधी जी की हत्या। तुम्हारा जन्म कब हुआ था? 1999 में। अरे गांधी जी की तो अस्थियां भी पता नहीं कहाँ, ठीक है, चली गई होंगी उस समय में, प्रशांत महासागर में चली गई होंगी, ठीक है, उस समय तक। तो बेसिकली आपको आपके खिलाफ जो है वो, आप अपने खुद के खिलाफ गवाह नहीं बन सकते, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना, ठीक है, आप अपने जो है गुनाह कबूल कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, ठीक है, लेकिन आपको उसके आधार पर सजा नहीं होगी। ओके, कल जाके मान लीजिए कि भावेश सर ने बोला कि अकबर की हत्या जो है, अकबर के खाने में जहर मैंने मिलाया था, ओके, तो वो उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैंने किया। अब काम पुलिस का है कि वो जो है जाकर जांच करे कि क्या सच में उन्होंने किया था ये काम, ठीक है।
और अगर सबूत ना मिले तो भावे सर चिल्लाते रह जाए कि मैंने मारा था, अशोका को भी मैंने मारा, जो है अकबर को भी मैंने मारा, गांधी जी को भी मैंने मारा, ठीक है, चिल्लाते रह जाए, उनको कोई सजा नहीं हो सकती अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया और उसको सजा हो गई। अरे ऐसा नहीं होता, आप खुद के खिलाफ जो है वो नहीं बन सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, लेकिन मैं आप लोगों से जो है 10 जो है पॉइंट्स बताने की आज्ञा चाहूंगा आप लोगों को, लेकिन आने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग। मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, विधान परिषद के बारे में। हमारे भारत के अंदर में केवल और केवल, ठीक है, कुछ राज्य ऐसे जहां पर में विधान परिषद है। वो राज्य कौन से है? एक है यूपी बिहार, ठीक है, दिल वालों के दिल का करार, यूपी बिहार, ठीक है। उसके बाद में मध्य जो है महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर में विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है, ठीक है, विधानसभा के साथ में विधान परिषद। अगर मान लीजिए, ठीक है, विधान परिषद बनाना है या हटाना है, ठीक है, कल जाके झारखंड बोले कि हमें विधान परिषद चाहिए और बिहार बोले कि हमारा विधान परिषद खत्म कर दो, तो ये पॉइंट आर्टिकल नंबर 169 के तहत किसके पास अधिकार है ये करने का? संसद के पास में। तो आर्टिकल नंबर 169 में यह बोला गया है कि अगर कोई राज्य ये डिमांड करता है या संसद को ऐसा लगता है कि उस राज्य के अंदर में, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, चलो बता दो, देखते हैं कि यहाँ पर में हो जाएगा। मैक्सिमम लोग ऐसे बिहार से बिलोंग करते होंगे, 90% से ज्यादा लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी बताइए आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। तो अगर आप बिहार से या यूपी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के पास में पहले विधान परिषद है, आपको उसको हटाने के लिए अगर बोलना है तो आर्टिकल नंबर 169। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप झारखंड से बिलोंग करते हो या पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हो और आपको वहां विधान परिषद बनवानी है, तो भी आपको संसद के पास में जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 169। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन जो है वो डाल दे। अच्छा, विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? अगर मान लो बन गई विधानसभा, विधान परिषद, तो विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे और कहां से चुनकर आएंगे वो, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 171 में दिया है। बात को समझो, विधान परिषद को बनाना और हटाना यह आर्टिकल नंबर 169 के तहत यह अधिकार दिया गया संसद के पास। आर्टिकल नंबर 171 171 वो कहता है कि विधान परिषद में जो संरचना होंगी उसकी वो कैसी होंगी, जैसे कि 1/3 सदस्य जो है वो कहां से आएंगे, ठीक है, जो अलग अलग निकाय है, अलग अलग जो निकाय बेसिकली मतलब होता है आपका नगर पालिका, ठीक है, महानगर पालिका, पंचायत, वहां से चुनकर आएंगे, ठीक है, वहां से डायरेक्ट जनता से नहीं, ये इन लोगों के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे 1/3 सदस्य। 1/12 सदस्य जो है फ्रेंड्स ग्रेजुएट जो लोग हैं, कितने लोग हैं ग्रेजुएट, 3 साल से ज्यादा समय हो गया है तो उन लोगों के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, उनमें से ही किसी को। 1/12 सदस्य जो है वो शिक्षकों के द्वारा चुनकर जाएंगे, माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर में, ठीक है। 1/6 सदस्य जो है उन व्यक्तियों को राज्यपाल जो है डायरेक्टली नॉमिनेट कर देगा, और 1/3 और बच गया है, वो सदस्य विधानसभा के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे। विधानसभा के द्वारा किन्हीं लोगों को अलग से, अपने में से नहीं, बाहर में से किसी को चुनकर भेजा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कल जाके नीतीश चचा का और तेजस्वी मामा का जो है फोन आ जाए, ठीक है, दोनोों का, कि दानिश सर बात सुनो, हम ना आपको बिहार की विधान परिषद में भेजना चाहते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा कैसे भेजोगे? क्या आप मेरे को जो है वो पंचायतों की तरफ से भेजोगे, ठीक है, क्या आप मेरे को जो है स्नातक की तरफ से भेजोगे, ठीक है, क्या आप मेरे को शिक्षक की तरफ से भेजोगे, क्या आप मेरे को जो है राज्यपाल के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट करवा दोगे, या आप विधानसभा के पास में जो पावर है 1/3 लोगों को भेजने का वहां से भेजोगे, ठीक है। तो फिर वो बोलेंगे कि सर आपको विधानसभा के द्वारा जो है हमारे पास में अधिकार है कि हम 1/3 लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है, तो उनमें से भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। अच्छा, विधानसभा का 1/3 से कम इसका अनुपात नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा, ठीक है, अगर विधानसभा की संख्या 300 है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, तो विधानसभा के अगर है तो विधान परिषद जो है कितना होगा 1/3 होगा इसका, 1/3, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम 1/3 मतलब 100 हो सकता है विधान परिषद, लेकिन मिनिमम जो है वो तो डिसाइडेड है। मिनिमम किसी भी केस में 40 से कम नहीं होना चाहिए, कोई भी केस हो 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 1/3 हो सकता है, मिनिमम 40। लिख दो सभी लोग जल्दी से, सभी के सभी, ठीक है। नाउ तो विधान परिषद जो है फ्रेंड्स ये कभी भी भंग नहीं होती, परमानेंट रहती है, ये याद रखना आप लोगों ने। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये हमेशा चलती है।
ये कभी भी खत्म नहीं होती। विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण 169 के अंदर में दिया हुआ है और कम से कम 30 साल की आयु होना जरूरी है। ठीक है, चलिए ना आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा की सदस्यता के कितने से अधिक नहीं हो सकता? बताओ जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, कितने से अधिक नहीं हो सकता है? ओके, तो मान लीजिए कि विधानसभा जो है आपकी विधानसभा, ठीक है, एक्स है, ठीक है, उसका नंबर तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम जो है वो 1/3 हो सकती है, उसके मैक्सिमम 1/3। और मिनिमम कितनी हो सकती है जल्दी बताइए आप लोग। मिनिमम भी आपको बताया मैंने, ठीक है, मिनिमम ये याद रखना आप लोगों ने 40, मैक्सिमम 1/3, मिनिमम 40। नाउ राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ओके, आंसर यहां पर मैं आप लोगों को दिख रहा है। तो आंसर जो है उसको बताइए जल्दी जल्दी से, आंसर क्या होगा? देख तो नहीं लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य की जो है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल जो है क्या करते हैं, 1/6 जो है ना लोगों को, जितनी भी संख्या है विधान परिषद की, विधान परिषद का जो भी 1/6 आएगा उतने सदस्यों को क्या करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं, राज्यपाल, ठीक है, अपने कोटे से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो अपने मनमर्जी से नहीं करते, जो भी उनको जो संसद है, ठीक है, जो उनकी विधानसभा है और जो बेसिकली वहां की सरकार है उनके सिफारिश के आधार पर करते हैं वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/6। राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 1/6। ना अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, बताइए 26वें नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अगर चाहते हो फ्रेंड्स कि ऐसे ही पूरे के पूरे जो है 100 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से करवाए जाए, तो एक बार आप सभी लोग दबा के जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान करना है, तो भारतीय संविधान के कौन से इसमें दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 169 के अंदर में दिया गया है। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया? हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है, 169। अगर बनाना भी है या हटाना भी है तो आर्टिकल नंबर 169 के अंदर में बोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, लिख दो, अगर विधान परिषद बनाना है या हटाना है, लिख कमेंट के अंदर में लिखते रहेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बार बार पूछा जाता है ना। अब देखिए 27वें नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, भारत के लोगों को प्राप्त नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाह जी वाह, बिल्कुल है हमारे को। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, ये भी हमारे पास में मौजूद है, हम संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भाई मेरी मर्जी, ठीक है, जाके अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी कोने में जाके बस जाऊंगा, ठीक है, पानी पूरी का ठेला लगाएंगे वहां पर में, ये सारे अधिकार हमारे पास में मौजूद है। तो ऐसा कोई भी अधिकार यहां पर में मौजूद ही नहीं है जो हमारे को नहीं है भाई, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई ऐसा है ही नहीं जो नहीं है। नॉट कंसेप्ट, भाषा समझो आप, एग्जामिनर ने क्या बोला है उसकी, ठीक है, तो कोई ऐसा यहां पर मैं ऑप्शन दिया ही नहीं है जिसको मैं निगेटिव मार्क कर सकूं। यहां देखो पॉजिटिव 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 कि ये भी अधिकार मौजूद है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है हमको, तो ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं यहां पर में जो हमारे भारतीयों को अवेलेबल ना हो इनमें से। ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा। समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, क्योंकि नहीं पूछा था यहां पर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए ये होता जाएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में ये सारे के सारे आपको दिए गए और ये पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया है विथ जो है आपको एक्सप्लेनेशन। मैंने आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में आपको किस तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता कहां पर में दी गई है, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर में दिया गया है। ये आपको मैंने प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है वहां पर में पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। ठीक है, विच राइट इज स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज, कौन सा अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है, अल्पसंख्यक। अब ये अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धार्मिक आधार पर, ठीक है, भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर जितने भी है वो अल्पसंख्यक है धार्मिक आधार पर, या हो सकता है भाषा के आधार पर।
जैसे कि अगर आप हिंदी भाषी हो, अगर अगर आप तमिलनाडु में चले जाओगे तो तमिलनाडु के अंदर में आप माइनॉरिटी हिंदी भाषी हो जाओगे, माइनॉरिटी में आ जाओगे। वैसे ही अगर आप धार्मिक तौर पर जो है हिंदू के अलावा, तो आप माइनॉरिटी में बौद्ध हो जाए, जैन हो जाए, मुस्लिम हो जाए, सिख, ईसाई, ये धार्मिक माइनॉरिटीज है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये तो सबको सबको मिला हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल माइनॉरिटीज के अलावा भी है सबको, हिंदुइज्म और बाकी सब लोगों को भी अपना है राइट टू फ्रीडम, ये भी सबको मिला हुआ है। ठीक है, सबको, हर को, ऑल, सबको मिला हुआ है, नॉट ओनली माइनॉरिटीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे तो कोर्ट चले जाओ, ये भी सभी को मिला हुआ है। ठीक है, तो विच राइट इज स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज, ऐसा यहां पर में कोई भी नहीं है जो केवल और केवल माइनॉरिटीज के लिए है, तो ये नन ऑफ द अबव आंसर होगा। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज को जो अधिकार दिए गए फ्रेंड्स, वो आप लोगों के स्पेसिफिकली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि अपनी भाषा को बचा के रखने का अधिकार, जैसे मैथिली भाषा, कितने लोग हैं जो मैथिली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, कई सारे इलाकों में वो माइनॉरिटीज में होंगे, तो अपनी भाषा को बचाने का अधिकार, अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को बचाने का अधिकार, ये माइनॉरिटीज को दिया गया आर्टिकल नंबर 29 में। इसके अलावा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का अधिकार, ठीक है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर अपने शैक्षणिक संस्थान और उनके प्रशासन को और उनके जो भी देखरेख है, ठीक है, उसको करने का अधिकार ये दिया गया है। ठीक है, माइनॉरिटीज को। तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 ये जो है फ्रेंड्स, ये दो अधिकार है जो केवल माइनॉरिटीज को है, और माइनॉरिटीज भी दो प्रकार की है, धार्मिक तौर पर और भाषाई तौर पर, दोनों ही प्रकार की माइनॉरिटीज को ये दिया गया। नाउ फ्रेंड्स देखिए, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। बताइए जल्दी से। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर में कि कौन सा जो है यहां पर में अधिकार ऐसा है जो अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए दिया गया है, कि संविधान के अंदर में बात की गई है कि ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनको उनके उत्थान के लिए काम करना है, तो ये आर्टिकल नंबर 340 में बात की गई है। अब मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स ये राज्यों में लगाया जाता है इमरजेंसी के तौर पर। ठीक है, अगर वहां की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो ओके, तो ये राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड था, तो एक ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर भी सकते थे। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी बताइए जल्दी से फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन 1951। ठीक है, 1951 के अंदर में जो है फ्रेंड्स पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था आजाद भारत के अंदर में। तो आजाद भारत के अंदर में पहला जो चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, आम चुनाव जो भारत के अंदर में हुआ था वो हुआ था 1951 में, बिल्कुल सही है। बैलेट पेपर विथ नेम ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन द कंस्टिट्यूएंसी वर यूज्ड फॉर इलेक्शंस इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत में जो चुनाव हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है, अब के 2004 तक के, उसके अंदर में क्या हुआ, मतलब उससे पहले से भी ईवीएम मशीन आ चुकी थी, लेकिन ठीक है, भारत में आम चुनाव के लिए बहुत लंबे समय तक क्या हुआ है कि हम लोगों ने जो है बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया। बैलेट पेपर के अंदर में क्या होता है, आपको बता दूं कि एक लिस्ट होती थी, आपको एक पर्ची दी जाती थी, उसमें से किसको आपको वोट देना, उसके सामने टिक लगा के आपको वो पर्ची को मोड़ के वो डब्बे में डालना पड़ता था। कितने लोगों ने देखा है वो मूवीज वगैरह में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि वो पर्ची मोड़कर डालना पड़ता था। तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स लंबे समय से हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे भारत में बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता आ रहा है हमारे भारत में। 1990 के दशक के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। तो 1990 के दशक में क्या हुआ, धीरे धीरे, ठीक है, जो बैलेट पेपर थे उनके जगह पे वोटिंग मशीन आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही है। असत्य पूछा है आप लोगों से,
तो भाई असत्य एक भी नहीं है इसमें, ये सारे के सारे पॉइंट सही है। पहला चुनाव जो हुआ था 1951 में हुआ, आजादी के बाद से ही हम लोग बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, कई बार क्या होता था, वो पूरा का पूरा बक्सा उठा के लेके चले जाते थे लोग, ठीक है। 1990 के दशक के अंदर अंत से ही हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे बाद में जाकर हमने, ठीक है, भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, वो पूरी तरह से इंट्रोड्यूस की। ओके, 2004-5 के 4 से स्टार्ट हुआ और फिर पूरे भारत के अंदर में हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। ओके, चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब जो है फ्रेंड्स मैं यहां पर मैं आप लोग जल्दी से पढ़िए इन पॉइंट्स को। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना फ्रेंड्स। एक दो चीजें हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जल्दी जल्दी से आप लोग क्या मेरे को आंसर उसका कर सकते हो, जल्दी से बताइए। और बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे आगे में आने वाली क्लासेस के अंदर में भी, लेकिन एक चीज है, मैं आप लोगों से जो सवाल पूछना चाहता हूं उनके आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से करिए। मेरे को बताइए यहाँ पर में कि ह्यूमन राइट डे हम लोग कब मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी, फास्ट, एकदम स्पीड में आंसर आ जाना चाहिए। और जो सही आंसर कर रहे हैं बच्चे कमेंट के अंदर में, उनके कमेंट्स को लाइक भी करते रहिए कीजिए आप लोग। और कौन कौन सी चीजें आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं आज एक्चुअली जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा जो है हम समय लग गया हम लोगों को, लेकिन जो है बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम लोग जरूर करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आज के क्वेश्चन की रिवीजन के साथ में मैं वो कल क्वेश्चन कराऊं, मतलब इन क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लूं कल के क्वेश्चन में, कल वाले सेशन के अंदर में, कल भी हम लोग इसको करेंगे, तो मुझे बताइएगा जरूर। और कमेंट के अंदर में आंसर करने के साथ साथ में नीचे में जो बच्चे पहले 10 मिनट के अंदर में आंसर कर देंगे उन लोगों को हार्ट भी दे दिया जाएगा। आपको बताना है कि लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर में, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं ये आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से कमेंट करके। ओके, जल्दी जल्दी से आंसर करिए आप लोग। अच्छा, हमारे भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकता है ये भी आप लोगों को बताना है। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव जो है, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के बाद में शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अगर चुनाव जीत जाए तो उसको शपथ कौन दिलाता है ये आप लोग बताना है आप लोगों ने, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? उसके बाद में आप लोग जो है फ्रेंड्स बताओगे मुझे कि रूल ऑफ लॉ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये कौन से देश से हम लोगों ने लिया है? एंड प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस, प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड, इतनी इंग्लिश आती होंगी, इस्टेब्लिश्ड आप लोगों को बाय दी लॉ, मतलब कि कोई भी प्रक्रिया जो है, अगर मान लीजिए कोई प्रक्रिया है हमारे भारत के अंदर में, तो प्रक्रिया का जो निर्धारण है वो कानून के जरिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना मतलब कि अपने मन मर्जी से जो है कोई भी प्रक्रिया स्थापित कर दी जाए। ओके, तो प्रक्रिया होनी चाहिए, रूल ऑफ द लॉ बोला गया है कि रूल के हिसाब से सारी चीजें चले, लॉ के हिसाब से चले सारी चीजें, और कोई भी प्रक्रिया स्थापित कर रहे तो रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से चले। तो ये दो अलग अलग देशों से हम लोगों ने प्रक्रिया ली है, जल्दी से बताना है। डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से लिया गया है ये भी आप लोग बता सकते हो, डीपीएसपी, ठीक है, कौन से देश से लिया गया है? भारत के अंदर में डीपीएसपी को नोवल फीचर किसने कहा था ये भी आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओगे एकदम स्पीड में। और जो पहले 10 मिनट के अंदर में जितने भी बच्चे आंसर कर देंगे, ठीक है, उन लोगों को हार्ट भी दे दिया जाएगा। नोवल फीचर किसने कहा था? नोवल फीचर, नवाचार, एक हमारा नवाचार है करके, नवाचार, नवाचार, आचार नहीं है ये, नवाचार कहा था, नहीं तो बोलेंगे सर इसमें आचार कहां से है। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे आप लोग मुझे बताइए कि अगर भारत के अंदर में अंतरराज्य परिषद बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास में, कौन बनाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंतरराज्य परिषद अधिकार, ठीक है, कौन करता है, उसका किसके पास में है?